ओके, पिछला वीडियो में हमने देखा था डायपोल क्या चीज होता है, ठीक है। और डायपोल की वजह से दो पोजीशंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। कौन कौन सा, मान लेते ये माइनस है और ये आपका प्लस है। ये है एक्सियल पॉइंट, याद होगा आपको, डेरिवेशन में आता है एक्सियल पॉइंट पे, और ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डायपोल की वजह से, वो हमने देखा था। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा बिहेवियर होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है या नहीं होता है, और भी क्या क्या बिहेवियर होता है, वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट जो आने वाला चैप्टर होगा उस पे देखते जाएंगे। उन सभी बिहेवियर में से एक प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखेंगे और देखेंगे कि क्या बिहेवियर होता है। जब पोटेंशियल वाले चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक, यही सेम इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल कितना होता है वो भी हम लोग वहां देखेंगे। इस तरह से चैप्टर हम लोग का आगे बढ़ेगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। अभी देखते हैं बिहेवियर। सबसे पहला चीज, डायपोल को यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा इस पे रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहता है, यह हम लोग जानते हैं। फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। क्योंकि डायपोल का जो चार्ज होता है दोनों में बराबर होता है, तो दोनों जगह चाहे वो F1 हो, F1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, Q इंटू ई, और F2 के लिए भी हम लोग यही लिखेंगे, क्या, Q इंटू ई, यानी F1 और F2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या चीज होता है, ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी आपका सीधा आगे जाता है, वो घूमता नहीं है। जब कोई बॉडी सीधा आगे जाएगा तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। और कोई बॉडी यदि घूमता हुआ जाए इस तरह से, फिर ये वाला यहाँ आ गया, फिर ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। दोनों में अंतर है, यहाँ पे बॉडी घसीटता हुआ आगे जा रहा है, रोटेशनल मोशन में बॉडी घूमता हुआ इस तरह जाएगा जैसे चक्का होता है। तो रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स जिम्मेवार, तो सॉरी, ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स जिम्मेवार होता है। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। F1 आगे की ओर लग रहा है, पीछे की ओर F1 आगे की ओर लग रहा है, पीछे की ओर F2 लग रहा है, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायपोल पे नेट फोर्स निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट क्या, जीरो दिखाई देगा। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या ये बॉडी आगे जा पाएगा, नहीं। इसका मतलब बॉडी आगे नहीं बढ़ेगा तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डायपोल इज इक्वल टू जीरो। ये पूछता है आपका कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने पर उसका नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है।
और दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्या चीज हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी मूव नहीं करेगा। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। बॉडी आगे मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें लगने वाला सभी फोर्स क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। यदि कोई एक भी फोर्स जिंदा रहा, कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो बॉडी हम लोग का मूव कर सकता था। तो जब नेट फोर्स जीरो रहता है तो उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब नेट फोर्स जीरो रहेगा तो बॉडी मूव नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, रोटेशनल मोशन। क्या बॉडी मेरा डायपोल मेरा घूम सकता है क्या? रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या है, F1 आगे की ओर लग रहा है, F2 पीछे की ओर लग रहा है। तो ऐसे लगेगा कि ये बॉडी इधर की ओर घुमाना चाह रहा है, ये बॉडी इधर की ओर। तो सेंटर के अबाउट ये क्या करेगा? बॉडी घूमेगा। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। यदि दो मैग्नीट्यूड समान मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उन दोनों फोर्स को हम लोग कपल बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स। इस केस में होगा क्या कि इन दिस केस इलेक्ट्रिक डायपोल फील ए कपल ऑफ फोर्स डायपोल, सो डायपोल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल के अबाउट ये क्या करेगा? घूमना चालू कर देगा। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड टॉर्क अबाउट ए। अच्छा, सेंटर के अबाउट यदि कोई चीज घूमेगा तो घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? टॉर्क रहता है। कौन रहता है? टॉर्क रहता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन मोशन, बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। तो बॉडी यहाँ पे, बॉडी की जगह कौन है भाई? यहाँ पे हम लोग का डायपोल है। यानी डायपोल क्या होगा? घूमेगा। डायपोल घूमेगा तो उसको घुमाएगा कौन? टॉर्क घुमाएगा। तो टॉर्क निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है पोजीशन इनटू फोर्स। जहां से घूम रहा है वहां से कितने दूरी पर फोर्स लग रहा है, उस दूरी को हम लोग R1 बोल रहे हैं, जिसको पोजीशन ऑफ फोर्स बोलेंगे कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है। जैसे इसके अबाउट क्या होगा? घूमेगा, तो F1 फोर्स एक जो लग रहा है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? ओ ए डिस्टेंस पे है। उसी प्रकार B फोर्स यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? ओ बी डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है तो दोनों टॉर्क अपने को निकालना पड़ेगा। फोर्स 1 की वजह से जो टॉर्क है उसको T1 बोल रहे हैं, फोर्स 2 की वजह से जो टॉर्क है उसको T2 बोल रहे हैं, और फोर्स T2 जहाँ पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर R2 और इसका पोजीशन वेक्टर R1। तो नेट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। T1 के लिए R1 का वैल्यू ओ ए है और F1 का वैल्यू तो F1 ही है, इनटू, ठीक है, ये इनटू क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा OB, यहाँ क्या हो गया? OB हो गया अपोजिशन वेक्टर R2 और F2 तो है ये है। तो देखिए फोर्स 1 कैसे निकालेंगे? फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं Q इंटू ई। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आप अभी नोट डाउन कर सकते हो। फोर्स बराबर क्या हो गया? Q इंटू ई। तो यहाँ पे हम लोग Q इंटू ई रख दिए। F2 Q इंटू माइनस ई होगा, क्यों? क्योंकि F2 का जो साइन का चार्ज है वो निगेटिव है, चार्ज का जो साइन है वो निगेटिव है,
इसीलिए माइनस यहाँ पे आया है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, माइनस को यदि पीछे लाएंगे तो बी ओ को हम लोग ओ बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी ओ को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओ बी लिख सकते हैं। तो माइनस इसको इधर लाया और बी ओ लिख दिया। अब क्यू ई यहाँ पे भी है, क्यू ई यहाँ पे भी है, क्यू ई दोनों को हम लोग बाहर ले लेंगे कॉमन, तो क्रॉस मेरा पीछे रह गया और ओ ए यहाँ से बचेगा, बी ओ यहाँ से बचेगा। ओ ए और ओ बी ये क्या चीज है, ओ ए ये वाला और ओ बी टोटल डायपोल का लेंथ है। तो ये हम लोग का टोटल क्या मिल जाएगा, बी ए डायपोल का लेंथ मिल जाएगा इंटू ई। अब ये जो चार्ज Q है इसको अंदर भेज दिए तो बी ए इंटू क्यू, ये क्या चीज है भाई, डायपोल का लेंथ इंटू चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट, यानी P को हम लोग इसके रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा P इन क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E। टॉर्क बराबर पी ई क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, यानी डायपोल का ये वाला एंगल, इसके साथ जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन में देगा आपको। P बराबर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज नहीं बल्कि ये है आपका, P बराबर है यहाँ पे मोमेंट ऑफ डायपोल, मोमेंट ऑफ डायपोल, डायपोल मोमेंट ये है। थीटा एंगल P एंड E के बीच का है। जब थीटा हम लोग का 0 हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, सोच के देखिए, उस टाइम हो जाएगा हम लोग का P E साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो टॉर्क बराबर 0 हो जाएगा। यानी इस केस में डायपोल किस तरह, लेटा हुआ डायपोल बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ एंगल कितना रहेगा तब 0 डिग्री। जब डायपोल लेटा हुआ रहेगा उस टाइम हम लोग का टॉर्क 0 रहता है। अब यहीं से आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछता है, क्या चीज, कि जब डायपोल का टॉर्क 0 रहता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये याद रखना है आपको। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है भाई, टॉर्क 0 हो रहा है। ठीक है, और कैसे 0 हो रहा है, जब थीटा बराबर 0 हो, यानी डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए तो उस समय समझो हम लोग का जो कंडीशन बन के आएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। केस नंबर 2 ये कहता है कि थीटा बराबर 180 डिग्री जब हो जाए तो उस समय क्या होगा, डायपोल घूम जाएगा पूरी तरह से, डायपोल का डायरेक्शन पीछे की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है, यानी टोटल टॉर्क बराबर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दो बातें यहाँ पे है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों ही केस में टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन सेम होता है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरा केस ये है कि थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो जाए उस केस में साइन 90 बराबर 1 होता है, तो PE उस टाइम हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा, टॉर्क बराबर PE जो मैक्सिमम मिलेगा, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ये तो दो क्वेश्चन पूछता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टॉर्क 0 होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टॉर्क 0 होता है। कितने डिग्री पे मिलता है, 180 डिग्री पे। मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है, 90 डिग्री पे, और वो कब कितना होता है, PE होता है। ठीक है, तो वी कैन सी दैट नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी 0 ओनली ऑन 2 ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि डायपोल को रखने का तरीका को हम लोग ओरिएंटेशन बोल रहे हैं, और दो तरीके से डायपोल को रखेंगे तो डायपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक तो है 0 डिग्री 180 डिग्री। सो डायपोल विल बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर ओनली दिच ओरिएंटेशन। ठीक है, दो ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। अब एक चीज और है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अभी क्या चीज है, पहले इस बात को समझाता हूँ, ये कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ा। कूलम साहब ने कहा कि मेरा जो है लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा, पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा तो हमारे पास तार आ जाता है। देखिए ये लंबा तार जिसको हम लोग रड बोलेंगे, ये तार है। ये तार पे तो पॉइंट चार्ज थोड़े है, इस पे तो अनगिनत चार्ज है। तो इस अनगिनत चार्ज को पॉइंट चार्ज में कैसे बदलेंगे, बदलने का जो तरीका है वही है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो लगातार है, आप देख रहे हैं लगातार है। तो ये सिस्टम के अंदर 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर पे है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको बताता है कि कोई यदि लंबा तार है तो उसमें चार्ज पर लेंथ कितना है। अब चार्ज पर लेंथ का मतलब हो गया, अब चार्ज यानी क्यू पर सेंटीमीटर भी निकालना चाह रहे हैं, क्यू पर मीटर भी निकालना चाह रहे हैं, या क्यू पर मिलीमीटर भी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर तार की लंबाई होगी तो उस पर कितना चार्ज होगा वो बताएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, 1 मीटर तार में, नीचे मीटर लिखा है ना, 1 मीटर लंबे तार में कितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। या तो 1 mm तार में कितना चार्ज होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अभी एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये किसके लिए डिफाइन होता है। ये जो ऑब्जेक्ट लंबाई के आकार का हो, जैसे तार लंबे होता है, रड लंबे होता है, उसके लिए ये डिफाइन होगा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा एक रिंग देखें, रिंग भी तो लंबा ही होता है। इसको यहाँ से काटोगे और इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे तो ये कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। रिंग भी लंबाई के फॉर्म में होता है। रिंग के अंदर यदि इसको प्लेट बना दे तो ये प्लेट के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एरिया के फॉर्म में बदल जाएगा। तो एरिया के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ, इसको बोलते हैं। डिफिनेशन है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तार के लिए Q अपॉन L, रिंग के लिए इस तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये लंबाई क्या है, सरकमफ्रेंस है, परिधि जिसको बोलते हैं। परिधि क्या होता है भाई, 2 पाई r होता है। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई r, क्या हो गया, Q अपॉन 2 पाई r हो गया ये वाला लेमडा। दूसरे नंबर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे बताया जाए कि सरफेस पे चार्ज किस तरह फैला हुआ है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, एक इकाई एरिया में कितना चार्ज फैला हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला होता है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन, जैसे 4 पाई r स्क्वायर, ये वाला हम लोग का एक मेटल स्फेयर है, गोला है, और इस सरफेस के ऊपर ऊपर यदि चार्ज है तो हम लोग 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया। और मेटल सीट है, सीट बोले तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी। ठीक है, क्या हो गया, L इंटू बी हो गया। अभी 3 नंबर पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यदि कोई चार्ज वॉल्यूम के फॉर्म में रहे तो हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम से डिफाइन करेंगे टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज बटा वॉल्यूम।
उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से इसको बोलते हैं रो। रो से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे स्फेयर है तो इसमें कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आगे जो हम लोग चलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम क्या है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले अपने को यहाँ पे एक थ्योरम और पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।